डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण के प्रकार। तो इसमें हम लोग जो है एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, यानी गैसों का अधिशोषण पढ़ना है। तो ये जो टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। ये दोनों टाइप यानी ये दो प्रकार के होते हैं, दोनों हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला है फिजिकल एडजॉर्प्शन, या इसको जो है फिजियोजॉर्प्शन भी कहते हैं। भौतिक अधिशोषण, तो इसमें जो है फिजिकल एडजॉर्प्शन, तो इस फिजिकल टर्म से ही क्लियर है कि जिसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट इसके बीच जो है फिजिकल फोर्स यानी जस्ट लाइक वांडर वाल्स फोर्स, अगर वर्क करे, यानी जिसमें एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट पर फिजिकल फोर्स या वंडर वाल फोर्स से जो है वो अट्रैक्ट हों या बंधे हों, तो इस तरह का एडजॉर्प्शन जो है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन कहलाता है। यानी जब अधिशोष्य एडजॉर्बेट यानी जो है अधिशोष्य और अधिशोषक यानी इसमें अधिशोष के मॉलिक्यूल अधिशोषक पर भौतिक बलों से बंधे हों। भौतिक बल यानी वांडर वाल्स बल इससे बंधे हों, तो इस तरह के अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो अब इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इफ एक्युमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड occurs on account of weak van der Waal force, the adsorption is termed as physical adsorption or physiosorption। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी भी ठोस की सतह पर जो गैस का जो है एकत्रीकरण, इसमें अधिशोष से क्या होगा, गैस के अणु होंगे, और एडजॉर्बेंट जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठोस अवस्था में। यानी किसी ठोस की सतह पर गैस का एकत्रीकरण दुर्बल वांडर वाल बल के कारण होता है। तो इस तरह के अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और यही चीज इसका जस्ट रिवर्स, इसमें फिजिकल फोर्स था, केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, सेकंड जो है आपका केमिकल एडजॉर्प्शन या इसी को केमीजॉर्प्शन कहेंगे।
सेकंड आपका है केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन, या इसी को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, जब एडजॉर्बेट यानी गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस पर जो है वो केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी इनके बीच जो फोर्स कैसा होगा, वो केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध से जो है जब वो जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं तो इसको केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन कहते हैं। यानी जब अधिशोष के अणु अधिशोषक यानी ठोस अधिशोषक, अधिशोषक जो है वो सॉलिड सरफेस पे बात हो रही है, ठोस सतह पर, अधिशोषक की सतह पर रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, तो इस तरह के अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। यानी व्हेन द गैस, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड्स, द एडजॉर्प्शन इज टर्म्ड एज केमिकल एडजॉर्प्शन। यानी जब गैस के अणु ठोस की सतह पर रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं तो इस तरह के अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। अब ये जो केमिकल बॉन्ड होते हैं जो बनते हैं इसकी सरफेस पे, यानी जो रासायनिक बंध बनते हैं, ये रासायनिक बंध जो हैं वो आपके आयनिक और कोवैलेंट दोनों हो सकते हैं। ये बॉन्ड जो है कोवैलेंट और आयनिक यानी सहसंयोजक या आयनिक दोनों हो सकते हैं। और इसमें केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए, रासायनिक जो है अधिशोषण के लिए, इसमें आवश्यकता किसकी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें जो है हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण इसको जो है एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। यानी इसी केमिजॉर्प्शन को हम एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन यानी सक्रिय अधिशोषण कहा जाता है। तो इसमें जो है सिंस फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन। चूँकि
रासायनिक अधिशोषण में उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इसे सक्रिय अधिशोषण भी कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब इनकी जो है प्रॉपर्टीज जो है हम लोग इनके गुण जो है या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण के गुण, इसको पढ़ेंगे। भौतिक अधिशोषण के गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजियोजॉर्प्शन। तो पहला जो है इसमें लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, यानी विशिष्टता का अभाव। तो किसी भी एडजॉर्बेंट की सरफेस पे कोई भी जो एडजॉर्बेंट की सरफेस होती है वो किसी गैस के लिए जो है कोई एक स्पेसिफिक अट्रैक्शन नहीं शो करती है। यानी ए गिवन सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट डज नॉट शो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर ए पर्टिकुलर गैस। उसका रीज़न है बिकॉज वंडरवॉल फोर्सेज आर यूनिवर्सल। वंडरवॉल फोर्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। इसी कारण कोई भी गैस जो होती है वो किसी भी सॉलिड सरफेस या एडजॉर्बेंट की सरफेस पे जो है वो हाईली स्पेसिफिक नहीं होती है, यानी लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी होती है उसमें। यानी कोई किसी भी अधिशोषक की सतह पर कोई गैस के लिए विशिष्ट आकर्षण नहीं होता है, जिसके कारण जो है वो लेस स्पेसिफिक होती है, यानी कम विशिष्ट होती है, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स जो है वो सर्वव्यापी होता है। सेकंड फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ गैस। गैस की प्रकृति। तो किसी भी सॉलिड की सरफेस पे जो गैस एड्जॉर्ब होती है वो गैस के नेचर पर भी डिपेंड करती है, और जो एड्जॉर्प्शन की जो मात्रा होती है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, यानी जो अधिशोषण की मात्रा होगी वो डिपेंड करेगी गैस के द्रवीकृत होने की सरलता पर। सरलता का मतलब जो जितनी आसानी से लिक्विफाई हो जाए। और जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस होता है, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्रांतिक ताप, जिसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, उच्च होगा, वो गैस सरलता से जो है वो एड्जॉर्ब होगी, इजिली लिक्विफाई होगी। यानी ये सरलता से द्रवित होगी, और जब सरलता से द्रवित होगी तो वो उसका एड्जॉर्प्शन भी जो है ज़्यादा होगा, यानी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होगा वो हाई होगा, यानी अधिशोषण की मात्रा जो होगी वो उच्च होगी। तो अब यहाँ से एक एक स्टेप वाइज समझिए, बहुत इजी है, इसको याद रखना। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, यानी जो इजीली लिक्विफाई होगी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो इजीली लिक्विफाई होती हैं, उनका एड्जॉर्प्शन अधिक होगा। यानी जो गैसें जिनका क्रांतिक ताप उच्च होगा वो सरलता से द्रवित होंगी, और जो गैसें सरलता से द्रवित होंगी उनके अधिशोषण की मात्रा अधिक होगी। तो कुछ गैसों का जो ऑर्डर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर का, वो हम कुछ का लिख दे रहे हैं, ये MCQ क्वेश्चन में आपके काम आएगा। सबसे लो क्रिटिकल टेम्परेचर हाइड्रोजन का होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर हाइड्रोजन का 33 केल्विन होता है, और सबसे हाई जो है सल्फर डाइऑक्साइड का होता है 430 केल्विन जो है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा वो गैस ईजिली लिक्विफाई होगी, और उसके एड्जॉर्प्शन की अमाउंट भी जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी किसी एक पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट पे या किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड सरफेस पे, जबकि हाइड्रोजन जो है उससे कम एड्जॉर्ब होगी। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी देखिए, रिवर्सिबल नेचर। रिवर्सिबल नेचर यानी उत्क्रमणीय प्रकृति। किसी भी सॉलिड की सरफेस पे जो गैस एड्जॉर्ब हुई है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और टेम्परेचर और प्रेशर
इसकी कंडीशन को चेंज करके जो है हम गैस को एडजॉर्ब भी कर सकते हैं और डिजॉर्ब भी कर सकते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर पर जो है ये मेनली डिपेंड करेगा। तो इसमें आप जानते हैं कि गैस जो होती है, जो किसी भी सॉलिड की सरफेस पे एडजॉर्ब होती है, उसमें हीट इवॉल्व होती है, यानी एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक है तो अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल से क्या होगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर हम T जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, यानी गैस का एडजॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। इसके अगेंस्ट जो है जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड की सरफेस पर जो है एडजॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होगा, और अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो सॉलिड की सरफेस पे एडजॉर्प्शन कम होगा। तो ये रिवर्सिबल नेचर है। जो हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को अगर हम चेंज करें तो एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। कैसे? फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो है वो एडजॉर्प्शन डिक्रीज करेगा, यानी डिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। रीज़न क्या है? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच वीक वांडर वाल फोर्स लग रहा है। तो जैसे ही टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये सरफेस छोड़ करके जाने लगेंगे, यानी डिजॉर्प्शन होगा। और इसके अगेंस्ट अगर हम प्रेशर राइज करें तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगा। यानी जो अधिशोषण की प्रक्रिया है वो उत्क्रमणीय होती है और वो ताप और दाब को परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो सकती है। क्यों? जब गैस को हम ठोस की सतह पर अधिशोषित करते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अधिशोषण जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ये इसको आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो ला शातेलिए के नियम से ये अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी, तो उसका अधिशोषण घटेगा। और इसको दूसरे ढंग से भी कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच दुर्बल वांडर वाल फोर्स लगता है, दुर्बल वांडर वाल बल लगता है। तो जब ताप बढ़ाएंगे तो ये फोर्स वीक है, आसानी से ब्रेक हो जाएगा और अधिशोष्य के अणु सतह छोड़ करके जाने लगेंगे और उनका एडजॉर्प्शन घट जाएगा। दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण अधिक होगा, घटाएंगे तो कम हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल नेचर होता है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, चौथा जो इसका गुण है वो है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। यानी अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये यहाँ पे आप आसानी से जानते हैं कि जैसे जैसे हम सरफेस एरिया जो है इंक्रीज करेंगे तो इस पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, वो अधिक होगा। यानी
इसको हम कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाएंगे अधिशोषक का, तो जो गैस के मॉलिक्यूल जो उस पर अधिशोषित होंगे वो अधिक होंगे, यानी जो अधिशोषण की मात्रा है वो पृष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होगी। जैसे जैसे पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ेगी। यही रीज़न है कि फाइनली डिवाइडेड मेटल और पोरस सब्सटेंस जो होते हैं वो उनमें लार्ज सरफेस एरिया होता है और उसी कारण वो गुड एड्जॉर्बेंट होते हैं, यानी जो सूक्ष्म विभाजित धातुएं होती हैं वो अच्छी अधिशोषक होती हैं। यानी हम जो है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, किसी भी सॉलिड्स को जो है वो सब डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो इसका सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाएगा। यानी किसी ठोस को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, और जब सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल इंक्रीज कर जाएगा तो उसमें अधिशोषण की मात्रा या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। पांचवा फैक्टर है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण की ऊष्मा। अधिशोषण की ऊष्मा या एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन भी कह सकते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि एडजॉर्प्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर भी फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होती है वो बहुत लो होती है, यानी ये लगभग 20 to 40 किलो जूल पर मोल या अबाउट 5 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इसमें जो है कोई संदेह नहीं है कि अधिशोषण जो होता है वो ऊष्माक्षेपी है, लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन में भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोषण की ऊष्मा होती है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वो बहुत कम होती है, और ये लगभग 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल या लगभग 5 किलो कैलोरी होती है। इसका रीज़न क्या है कि इसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, ये एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट इसके बीच जो है वो वीक फोर्स वर्क करते हैं। इन दोनों के बीच जो है वो दुर्बल बल जो है वो कार्य करता है। इसी के कारण जो है इसकी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लो होती है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में, यानी रासायनिक अधिशोषण के गुण। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में जो है ये पहली प्रॉपर्टी वहाँ पे लो स्पेसिफिसिटी थी, यहाँ पे हाई स्पेसिफिसिटी होगी।
यानी इसकी जो है उच्च विशिष्टता होगी। अब इसका रीजन आप लोग समझ गए होंगे। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, इसके बीच केमिकल बॉन्ड बनते हैं, यानी अधिशोष्य और अधिशोषक, इनके मध्य जो है एक रासायनिक बंध जो है का निर्माण होता है। तो इसमें जब केमिकल बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी होगी तभी जो है केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। जब दो सब्सटेंस यानी गैस और सॉलिड के बीच केमिकल रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी तभी जो है केमी एडजॉर्प्शन पॉसिबल होगा। यानी जब गैस और ठोस के बीच रासायनिक बंध बनने की संभावना होगी तभी जो है वो रासायनिक अधिशोषण होगा। इसी कारण जो है ये हाई स्पेसिफिसिटी शो करता है, ये उच्च विशिष्टता शो करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दो सब्सटेंस रिएक्शन करें, जब रिएक्शन होगा तभी जो है ये बनेगा। तो इसमें इसी कारण जो है जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उसमें जो है रेजिडुअल वैलेंसी अवशिष्ट संयोजकताएं जो है वो ज़्यादा होती हैं। इसी कारण वो बहुत सी गैसों को जो है वो एडजॉर्ब करते हैं। यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो है वो अवशिष्ट संयोजकताओं की संख्या अधिक होने के कारण वो बहुत सी गैसों को एडजॉर्ब करती हैं। जैसे हाइड्रोजन जो है वो एडजॉर्ब होती है, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, इसकी सरफेस पे बहुत ज़्यादा एडजॉर्ब होती है। और हाइड्रोजन जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ हाइड्राइड भी इसी कारण इजीली बना लेती है। सेकंड है नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति। तो एडजॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण की मात्रा जो है वो गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करेगी। तो इसमें गैस का नेचर कैसा होना चाहिए कि वो उस सॉलिड एडजॉर्बेंट से केमिकल रिएक्शन करे, यानी जब केमिकल रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी तभी केमी एडजॉर्प्शन होगा। यानी जब गैस के अणु जो है वो ठोस अधिशोषक से जो है रासायनिक अभिक्रिया करने की उनकी संभावना होगी तभी जो है ये एडजॉर्प्शन होगा। तो ये नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करेगा। अगर वो सॉलिड सरफेस से, सॉलिड सब्सटेंस से रिएक्शन नहीं कर पा रही है तो केमी एडजॉर्प्शन नहीं होगा। तीसरा जो है इररिवर्सिबिलिटी, यानी अनुत्क्रमणीय प्रकृति। तो केमी एडजॉर्प्शन में जो है केमिकल बॉन्ड बनते हैं, यानी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जब दो सब्सटेंस के बीच केमिकल बॉन्ड बनेगा तभी जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो जब एक बार बॉन्ड बन गया तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, यानी उसको ब्रेक करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसीलिए ये इररिवर्सिबल होता है। और साथ में जो है ये एडजॉर्प्शन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जो है ये लो टेम्परेचर पर भी जो है ये
लो टेम्परेचर पर इसके रिएक्शन करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या ज़रूरत पड़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी की। तो लो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और लो टेम्परेचर पर जो है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। सक्रियण ऊर्जा जो होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन जो होगा उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ये रिक्वायर्ड होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक बंध बनने में जो है वो सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो लो टेम्परेचर पर भी, कम ताप पर भी, चूंकि इसकी सक्रियण ऊर्जा उच्च होती है, इसलिए ये जो होता है प्रोसेस स्लो होता है और इर्रिवर्सिबल होता है। यानी ये अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है, रासायनिक अधिशोषण, वो मंद होता है और जो है इर्रिवर्सिबल होता है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड अगर एक बार बन जाएगा तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो इसी कारण जो है केमिकल एडजॉर्प्शन में जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो ये टेम्परेचर राइज करने पर इंक्रीज़ करता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो वो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन उसके बाद और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर ये डिक्रीज़ करने लगता है। उसका रीज़न क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच केमिकल बॉन्ड बने हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। यानी इस एडजॉर्प्शन में जो है जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो एक निश्चित ताप तक तो ये बढ़ता है और मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच करके, ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंच करके फिर वो डिक्रीज़ करता है, क्योंकि टेम्परेचर राइज करेंगे तो जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच जो ये केमिकल रिएक्शन से, रासायनिक अभिक्रिया से जो रासायनिक बंध बना है वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। चौथा जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल या सरफेस एरिया बिल्कुल फिजिकल एडजॉर्प्शन की तरह ही है कि लाइक फिजिकल एडजॉर्प्शन, एज द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट इज इंक्रीज्ड द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज। यानी जो है भौतिक अधिशोषण की तरह ही जैसे जैसे हम पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसका अधिशोषण बढ़ेगा, यानी अधिशोषण की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। इसी कारण जो है फाइनली डिवाइडेड स्टेट में जो होते हैं वो मेटल्स जो होती हैं वो अधिक गैसों को एड्जॉर्ब करती हैं, यानी सूक्ष्म विभाजित अवस्था में जो है वो धातुएं गैसों को जो है अधिक अधिशोषित करती हैं, क्योंकि जैसे ही उसको हम सब डिवाइड करेंगे तो वो नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी या रेजिडुअल वैलेंसी इंक्रीज कर जाती हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से हम आपको बताते हैं, यहाँ प्लेटिनम ये लिखा है। अब इसमें जो है रेजिडुअल वैलेंसी जो है आपको, ये हमने डॉटेड लाइन से बनाया है, ये टोटल आपको 8 दिख रही है। लेकिन अगर हम इसको फाइनली डिवाइड कर दें
इसको 4 एटम में जो है हम डिवाइड कर दें तो अब कितनी हो जाएंगी, हर एक एटम के साथ 4 रेजिडुअल वैलेंसी होगी, यानी टोटल जो है 16 रेजिडुअल वैलेंसी होंगी। तो यहाँ इनिशियली 8 थी, फाइनली क्या हो गई, अगर फाइनली डिवाइड स्टेट में सूक्ष्म विभाजित अवस्था में जो है फ्री वैलेंसी या रेजिडुअल वैलेंसी यानी मुक्त संयोजकता या अवशिष्ट संयोजकता की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो जिसके कारण अधिशोषण की मात्रा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। 5वां फैक्टर इसमें है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी अधिशोषण की ऊष्मा। तो इसमें जो है बॉन्ड बनने के लिए जो है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये आप जानते हैं जब दो सब्सटेंस के बीच बॉन्ड बनता है तो हीट इवॉल्व होती है क्योंकि वो मोर स्टेबल स्टेट में आते हैं। तो इसमें बंध के निर्माण के समय क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो इसमें सफिशिएंट हीट इवॉल्व होती है। तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होती है वो हाई होती है, यानी अधिशोषण की ऊष्मा जो है वो उच्च होती है और ये जो होती है वो लगभग 80 से 240 किलो जूल पर मोल के बीच होती है। 80 to 240 किलो जूल पर मोल के बीच होती है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये 5 पॉइंट जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको लिखे। इन 5 पॉइंट को आप इनके कंपैरिजन में, इनके तुलना में या इन दोनों के डिफरेंस में लिख सकते हैं। इन दोनों के अंतर में जो है आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है इनके कंपैरिजन की हैं वो और भी जो है हम आपको बता दे रहे हैं कि जो है वो फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या क्या और आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में जनरली ये लो टेम्परेचर, निम्न ताप पर होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो जनरली हाई टेम्परेचर पर होता है, उच्च ताप पर ये होता है। और जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एडजॉर्प्शन घटता है और इसमें पहले इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करता है। बाद में डिक्रीज करने का रीज़न है कि केमिकल बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होने लगता है और इसमें जो है लो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी निम्न सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता मतलब जो है इसकी होती है ये, और ये इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी यानी इसमें उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और इसके अलावा ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, यानी ये बहुपरतीय होता है या बहुआण्विक परत का जो है इसमें निर्माण होता है। जबकि ये मोनोमॉलिक्यूलर लेयर एक परतीय जो है ये होता है। इसका रीज़न है फिजिकल एडजॉर्प्शन में फिजिकल फोर्स से जो है जब मॉलिक्यूल जो है इस पे बाइंड होते हैं
या एक्मुलेट होते हैं तो इसमें जो है दूसरी लेयर बन सकती है एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्बेट की। लेकिन इसमें क्या है कि एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड से बने रहते हैं, तो जो इसकी रेजिडुअल वैलेंसी होती है, अवशिष्ट संयोजकता जो होती है, जब वो एक बार यूज हो गई बॉन्ड बनाने में तो अब यहाँ बचेगी ही नहीं रेजिडुअल वैलेंसी या रेजिडुअल फोर्स या फ्री वैलेंसी, यहाँ पे जब बचेगी ही नहीं तो वो अब जो है सेकंड बॉन्ड ये रेजिडुअल वैलेंसी नहीं फॉर्म कर सकता। इसी कारण जो है ये मोनोमोलिकुलर लेयर होता है, जबकि अदर जो होते हैं वो मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होता है। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो हमने यहीं पे बता दिया, ये लो टेम्परेचर पे होगा क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही राइज करेंगे तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच जो है फिजिकल फोर्स वीक होने के कारण आसानी से ब्रेक हो जाएगा और डिजॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। यानी भौतिक अधिशोषण में जो होता है अधिशोष और अधिशोषक के बीच दुर्बल वान डेर वाल बल होता है, तो जैसे ही ताप बढ़ाएंगे वो फोर्स वीक हो जाएगा और अधिशोष के अणु जो है वो सतह छोड़ करके जाने लगेंगे। इसके अलावा जो 5 हमने प्रॉपर्टी जो आपको बताई है वो 5 जो है डिफरेंस जो है वो आप लिख सकते हैं। इसमें जो है एक और लिख सकते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है जनरली हाई प्रेशर पर होता है, उच्च दाब पर। जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे तो इस पे अधिशोषक जो है एडजॉर्बेट की जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी सरफेस पे एडजॉर्बेंट के, यानी जैसे आप दाब बढ़ाएंगे तो एडजॉर्बेट की सांद्रता जो है वो या अधिशोष की सांद्रता अधिशोषक पर बढ़ने लगेगी, जबकि इसमें इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता। प्रेशर का जो है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बाकी जो है आप जानते हैं, एक आप लिख सकते हैं इसमें फोर्स तो इसमें जो है वीक फोर्स वर्क करता है किसके बीच, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स वर्क करेगा, प्रबल रासायनिक बल जो है कार्य करेंगे। क्यों, वहाँ केमिकल रिएक्शन होती है और यहाँ पर केवल ये एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच वीक वान डेर वाल फोर्स ही वर्क करता है। तो इतने पॉइंट जो है आप कंपैरिजन में लिख सकते हैं जो हमने आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में उसके गुण में बताए। उसके अलावा आप दोनों के जब कंपैरिजन करेंगे, दोनों के बीच तुलना या उनमें अंतर बताएंगे तो ये पॉइंट ऐड कर दीजिएगा। तो इतनी चीज़ उम्मीद है समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।